स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो है जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर कैंडिडेट्स कमिट कर देते हैं जो उनके यूपीएससी आईएएस एग्जाम को क्लियर करने के रास्ते में आ जाती है। ये खासकर वीडियो बनाई गई है न्यू एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ ये डिसीजन लिया है दैट दे वांट टू क्रैक दिस प्रेस्टिजियस एंड द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ आवर कंट्री। तो दोस्तों ये वीडियो खास आपके लिए बनी है जहां पर इन गलतियों से अगर आप बच जाते हैं, इन गलतियों के ऊपर ध्यान देंगे और इनके ऊपर वर्क करेंगे तो यू हैव अ फेयर चांस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट अस डिस्कस एंड लेट अस सी कि ये गलतियां क्या है। दोस्तों सबसे पहली गलती जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स करते हैं वो है ओवर एस्टिमेशन ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। ये सुनकर आपको थोड़ा सा झटका लगा होगा क्योंकि ज्यादातर सोर्सेज जो इंटरनेट पर और ज्यादातर स्ट्रैटेजी वीडियोस एंड इवन जो टॉपर्स भी कई बार कहते हैं वो कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो आपका काम बन जाएगा, दैट बाय रीडिंग एनसीईआरटी 90% ऑफ योर जॉब इज डन। ये एक मिस नॉम्बर है, 90% जॉब कोई नहीं होती। ये ट्रेंड को देखना बड़ा जरूरी है यूपीएससी के टू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटीज की कितनी रेलेवेंस आज के पैटर्न में रह चुकी है। नो डाउट एक समय होता था जब एनसीईआरटी बुक्स काफी ज्यादा कंटेंट लोडेड हुआ करती थी, जैसे कि ओल्ड एनसीईआरटीज का टाइम होता था जो आज की डेट में स्टैंडर्ड बुक्स बन चुकी हैं। तो उस समय पर तो एनसीईआरटी जो पढ़ रहे थे तो यस उनका काम तो डेफिनेटली बनता था एंड एनसीईआरटीज डिड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट। लेकिन समय के साथ साथ दो चीजें हुई। एक तो एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा डिटीरियोरेट होनी स्टार्ट हो गई है, रीजन बीइंग कि स्कूल के बच्चों के ऊपर ताकि पढ़ाई का बहुत ज्यादा बर्डन ना डले तो एनसीईआरटी बुक्स को धीरे धीरे हल्का करने लग पड़ा, राइट। सेकेंडली एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है ताकि वो स्कूल के बच्चों को थोड़ा समझ लग पाए, बिकॉज जो हम आज की डेट में बिपिन चंद्र या फिर सतीश चंद्र बुक्स पढ़ रहे हैं ये किसी टाइम पर एनसीईआरटी हुआ करती थी, ओल्ड एनसीईआरटी थी। और आज की डेट में हम जैसे ग्रेजुएट्स को भी इन बुक्स को समझने में कई बार दिक्कत आ जाती है। तो जस्ट इमेजिन उस समय पर 8th 9th या 10th 11th के बच्चे अगर ये बुक्स पढ़ रहे हैं तो उनको कितनी प्रॉब्लम आती होगी इनको समझने में। दैट इज वाई सोशल स्टडीज को लेकर एक फोबिया भी बच्चों में बन रहा था। इस बात को एनसीईआरटी ने अंडरस्टैंड किया और इस चीज को समझते हुए व्हाट एनसीईआरटी डिड कि उसने किताबों में चेंजेस लाने स्टार्ट कर दिए। और ये चेंजेस में क्या किया उन्होंने कि कहानी की फॉर्म में, डायलॉग की फॉर्म में बच्चों को चीजें समझाएं। तो बहुत सारे इजी चैप्टर्स जैसे कि इकोनॉमी में वी हैव अ चैप्टर कॉल्ड स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर बहुत ही मतलब बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंजॉयबल चैप्टर है, लेकिन अगर यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा है तो आई वुड से दैट दिस चैप्टर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें बस निकाल कर आप 5 मिनट में कर सकते हैं रादर देन रीडिंग द एंटायर बुक। मोर ओवर जो न्यू एनसीईआरटीज आज की डेट में हमें दिखती हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके दैट इज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। इन बुक्स को आपको करना होता है 6 से लेकर 12th तक एनसीईआरटीज को पढ़ना रिकमेंड किया जाता है। अभी कितनी बुक्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं ये 1 2 3 4, ठीक है। मान लीजिए एक सब्जेक्ट एक बुक की, एक सब्जेक्ट एक क्लास और एक बुक भी है, ठीक है। कुछ क्लासेस में 2 बुक्स हो जाती हैं, जैसे 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में डबल बुक्स हो जाती हैं, बट लेट अस अज्यूम एक एक बुक है, ठीक है। तो 6 से लेकर 12th तक ये 7 क्लासेस हो जाती हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4 सो दैट्स इज 28 बुक्स में इंफॉर्मेशन डिस्पर्स्ड है, स्कैटर्ड है, एक जगह पर नहीं है। तो इस वजह से बहुत बार क्या होता है, इवन मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं तो मेरे साथ भी ये हुआ था। व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन वाज मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट किया था। ज्योग्राफी मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज आई बिलोंग टू अ टेक्निकल बैकग्राउंड, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बाय बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पर मुझे लगा कि ज्योग्राफी भी टेक्निकल सब्जेक्ट है तो इससे शुरू करते हैं। इसमें मैंने बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन इट वॉज सो टाइम कंज्यूमिंग दैट इसने बहुत ज्यादा समय मेरा ले लिया, ठीक है। जो चीज आपकी 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर हो जानी चाहिए वो 2 से 3 महीने बल्कि उससे भी ज्यादा कई एस्पिरेंट्स लगा रहे हैं। मोर ओवर इसके मैंने नोट्स बनाए। नोट्स जब मैंने बनाए तो लिटरली एज अ बिगिनर मैंने क्या गलती की कि इन एनसीईआरटीज के बहुत ज्यादा ब्यूटिफाइड नोट्स बनाए एंड अल्टीमेटली दे टर्न्ड आउट टू बी हैंड रिटन एनसीईआरटी। होना ये चाहिए था कि उसका क्रक्स मेरे नोट्स में होता रादर देन द एंटायर एनसीईआरटी। तो ये सबसे बड़ी गलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देखो एनसीईआरटी बुक्स हमेशा याद रखना कि ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, ठीक है। किड्स दे हैव डिफिकल्टी इन विजुअलाइजिंग सर्टन थिंग्स। हम लोगों को ऑन द अदर हैंड एक्सपीरियंस रह चुका है, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा एक्सपोजर रहता है। तो आज की डेट में जिन चीजों को हम समझ सकते हैं वो जब हम बच्चे थे तब उतने अच्छे से नहीं समझ पाते थे। तो एनसीईआरटी बुक्स बच्चों को एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाई गई हैं। तो एडल्ट्स अगर इस बुक को एक एक वर्ड, एक एक चैप्टर को बाय हार्ट रटने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत से यूपीएससी बिगिनर्स ये चीज करते हैं, तो उसमें अप्रोच गलत हो जाती है, ठीक है। देयर इज अ वे टू अप्रोच एनसीईआरटीज, ठीक है।
there is a way how to study NCERTs, there is a way that the information from NCERT needs to be extracted, तो वो अगर गलत है तो वो एग्जाम में बाधा बन जाता है, ठीक है। नो डाउट कोचिंग सेंटर्स आपको बहुत मिलेंगे जो क्लेम करेंगे कि 30 to 40% एग्जाम जी NCERT से आता है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे तो उसमें से ये 30 to 40% क्वेश्चंस कवर नहीं हो रहे? इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। स्टैंडर्ड बुक्स में भी कॉन्सेप्ट्स कवर्ड होते हैं, और अगर 30 to 40% चीजें ये NCERT में कवर हो रही हैं, स्टैंडर्ड बुक्स में भी ये चीजें कवर हो रही हैं। आपकी कंसेप्ट पर ग्रिप है तब भी आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है तो एनसीईआरटी को साथ थोड़ा सा ध्यान से, आज की डेट में हम थोड़ा ध्यान से इसको अप्रोच करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अदर मिस्टेक्स दैट इज कमिटेड बाय यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इसको बताने से पहले मैं फटाफट आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू ने आपकी प्रिपरेशन को आसान करने के लिए 3 कोर्सेज को स्टार्ट किया है। आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी, आपकी फुल फ्लेज 2025 की प्रिपरेशन के लिए P2I 2025, और जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने लॉन्ग टर्म बैच स्टार्ट किया है। एनसीईआरटी बैच का प्राइस ₹1499 है, दैट इज 1500 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड CS Live, राइट। जो 2025 का बैच है ये 30,000 रुपीज का आपको मिलेगा अगेन बाय यूजिंग द कोड CS Live। अप्लाई करना ये कोड CS Live और इस कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हैं। एंड जो लॉन्ग टर्म बैच है कॉलेज गोइंग और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए विच टारगेट्स 2026 एंड 2027, इसका प्राइस आफ्टर अप्लाइंग द कोड CS Live इट इज 36,000। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी बैच 2 साल की वैलिडिटी के साथ है, इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स को जितनी मर्जी बार आप देख सकते हैं, प्लस जो क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी, ठीक है। लेकिन 2 साल तक वो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास रहेंगी, जितना मर्जी देखो, बार बार देखो, अपना रिवीजन करते रह सकते हो। P2I विल बी फॉर 2.5 years एंड लॉन्ग टर्म बैच विल बी फॉर 3 years, यानी आज अगर आप लेते हो तो 2027 के अप्रैल तक ये आपके पास रहेगा, राइट। हैंड रिटन नोट्स एनसीईआरटी में कोई नहीं मिलेंगे, लेकिन P2I में आपको हमारी ही टीम हैंड रिटन नोट्स बनाकर देगी इन बोथ लॉन्ग टर्म एंड 2025। पर्सनलाइज मेंटरशिप और गाइडेंस अगेन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन P2I दोनों में अवेलेबल रहेगी। मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगेन P2I में रहेगी, एनसीईआरटी में इसके ऊपर भी वर्क नहीं किया जाता बिकॉज ये सिर्फ एक बेसिक सा कोर्स है, राइट। वीकली एमसीक्यूज टेस्ट जहां पर एक हफ्ते में जितनी चीजें हमने की, ये भी P2I में आपको दोनों में अवेलेबल रहेगी। जहां तक प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स की बात है तो प्रीलिम्स से दोस्तों अप्रोच थोड़ी डिफरेंट रहती है एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि 6-7 महीने में पड़ी हुई चीजों को हम कंसोलिडेट करें। सो राइट बिफोर 3 to 4 months बिफोर प्रीलिम्स इट्स इंपॉर्टेंट कि हम सारे सिलेबस को दोबारा देखें, बट इस बार आंसर राइटिंग से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी के ऊपर फोकस करें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करें, विच विल सॉल्व आर एमसीक्यूज इन द फाइनल एग्जाम। तो 2025 को टारगेट करने वाले कोर्स में तो 2025 का आपको क्रैश कोर्स मिलेगा विदाउट एनी एडिशनल चार्ज। लेकिन 2026 यानी कि लॉन्ग टर्म बैच में क्या होगा कि जितनी देर के लिए आपका ये बैच आपके साथ वैलिड रहेगा तब तब आपको उसका क्रैश कोर्स भी मिलेगा। सो जस्ट इन केस इफ समवन थिंक्स कि मैं 2026 के कोर्स में एनरोल करता हूं, लेकिन 2025 की जनवरी फरवरी में उसे रियलाइज हुआ कि आई कैन गिव द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ 2025 एज वेल, तो यहां पर 2025 का भी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर्स की जहां तक बात करें तो एनसीईआरटी में अगेन ये भी इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज दिस इज जस्ट एनसीईआरटी बैच, और P2I में आपको डेली करंट अफेयर प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर देखो करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा सोर्स, बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है यूपीएससी का। सो देयर इज नॉट जस्ट वन न्यूज़पेपर टू बी फॉलोड, बेसिकली सभी न्यूज़पेपर क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दों को कवर कर लेते हैं। थोड़ा बहुत फर्क रहता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में थोड़ा अच्छा आर्टिकल किसी चीज पर आ गया, हिंदू में कुछ एनवायरनमेंट पे आ गया, इंडियन एक्सप्रेस ने पॉलिटी के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल बनाकर दे दिया, इकोनॉमी पर बहुत अच्छा आर्टिकल बनाकर दे दिया। तो डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में अलग अलग सोर्सेज की इंपॉर्टेंट खबरों को एक जगह पर कंपाइल किया जाता है, उसकी 1 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास आपके पोर्टल पर अपलोड की जाती है, जिसको अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कभी भी वॉच कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी आपको दिया जाता है फॉर योर रिविजन। क्लास की पीपीटीज, क्लास के हैंड रिटन नोट्स और क्लास का जो क्रक्स मटेरियल है वो भी आपको साथ साथ मिलेगा। और लॉन्ग टर्म बैच में करंट अफेयर्स को लेकर थोड़ी एक्स्ट्रा गाइडेंस भी आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर दी जाती है, राइट। इसी के साथ साथ okay, let me correct her, this is not 30,000, this is 36,000 and yeah, न्यू बैच हमारा 20th अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है इसका लॉन्ग टर्म बैच का, और जो हमारा P2I 2025 है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13th अप्रैल। दोनों ही शाम से 6 PM के बैचेस रहने वाले हैं, ठीक है। इट विल बी 6 PM बैच, राइट। जो पेस ऑफ कोर्स होगी एनसीईआरटी की, देखो फास्ट कोर्स होगा,
ठीक है, ये थोड़ा फास्ट हम चलेंगे क्योंकि इतनी बेसिक किताबों के ऊपर यार इतना स्लो चलने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एंड P2I 2025 इट विल हैव अ मॉडरेट पेस, सो मच सो दैट कि 2025 के प्रीलिम्स से पहले आपका सारा का सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। प्रीलिम्स के बाद मेंस का हम एडवांस कोर्स करेंगे जहां पर 3-2-1 अप्रोच हम फॉलो करते हैं, राइट। इस 3-2-1 अप्रोच में क्या होता है कि 3 दिन हम थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं, उन थीम्स को डिस्कस करते हैं, 2 दिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और 1 दिन करंट अफेयर्स को कैसे आंसर्स में यूज करना है टू एनरिच योर आंसर्स, इसके ऊपर चर्चा की जाती है, राइट। जो स्ट्रक्चर रहता है एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी को कवर करेगा, जबकि P2I में क्या है, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है जहां पर एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स अलॉन्ग विद करंट अफेयर में चल रही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, इन तीनों चीजों को इंटीग्रेट करके आपके सामने रखा जाता है। बेसिक से हम शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है और फिर करंट अफेयर की एग्जाम्पल उसमें जोड़ दी जाती है। सेम चीज P2I लॉन्ग टर्म 2026 एंड 2027 बैच स्टूडेंट्स के लिए भी यूज की जाती है, लेकिन यहां पर फर्क ये रहता है कि हमने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सो दैट क्लासेस में हम मैक्सिमम कवरेज कर दें, ताकि आप, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो घर पर आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप 30 से 40 मिनट हर दिन क्लास लगाने के बाद अपने कंटेंट को दे देते हैं जो हम ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी बहुत अच्छी ग्रिप बन जाती है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, राइट। रिसेंटली आई एम टेकिंग P2I लॉन्ग टर्म बैच में एक क्लास जहां पर हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, एंड दीस P2I बैच स्टूडेंट्स हैव रियली अप्रिशिएटेड द वे वी आर कवरिंग इट, एंड यस, जस्ट बाय गिविंग 30 to 40 मिनट्स और मैक्सिमम 1 hour ऑफ सेल्फ स्टडी आफ्टर द क्लास, दे आर एबल टू हैव अ रियली गुड ग्रिप ओवर द कॉन्टेंट्स, ठीक है। और इसी के साथ साथ फ्री मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी जो है ये 2025 के बैच में अवेलेबल रहेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाता है तो आप हमारे दिल्ली एनसीआर के कैंपस में हॉस्टल में फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं। बिजली, पानी, रेंट, खाना, ये बिल्कुल खर्चा नहीं होना, स्टडी IQ इसका बेयर करेगा, राइट। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और हमारे साथ फिजिकल क्लासेस लगाते हुए इस 3-2-1 अप्रोच को फॉलो करते हुए मेंस की सॉलिड प्रिपरेशन आप करेंगे, ठीक है। सेम चीज 2000 लॉन्ग टर्म बैच स्टूडेंट्स के लिए भी है। प्लस अगर किसी लॉन्ग टर्म बैच स्टूडेंट्स ने 2025 का प्रीलिम्स भी क्लियर कर दिया तो उसको भी अपग्रेड कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा इन दिस एडवांस कोर्स, जहां पर 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मेंस भी क्लियर हो जाए, इसकी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। मेंस की टेस्ट सीरीज की बात है तो यस, मेंस की ये एडवांस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी टेस्ट सीरीज भी होगी, ठीक है, जिसमें 2 साइकिल्स ऑफ मेंस एग्जाम इसको हम करेंगे, राइट। एंड डेली बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है, ये दोनों में अवेलेबल रहेगा आपके पास, राइट। तो ऑल इन ऑल आप भी देख सकते हैं कि स्टडी IQ में काफ़ी सारे अलग अलग स्पेक्ट्रम्स के लिए हम कोर्स दे रहे हैं। तो एनसीईआरटी में उन लोगों को रेफर करूंगा जिनका बेस बहुत ज़्यादा वीक है, उनको बिल्कुल सोशल साइंसेस से आप काफ़ी डिस्टेंट रहे थे, तो आपके लिए ये कोर्स सजेस्टेड रहेगा। जो P2I 2025 स्टूडेंट्स हैं, ये फुल टाइम एस्पिरेंट्स who are eager to give 2025 एग्जाम, ये वो दे सकते हैं, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनका एज अब ज़्यादा हो गया एंड दे डू नॉट हैव मच टाइम लेफ्ट, तो वो भी इसको टारगेट कर सकते हैं, इसको एनरोल कर सकते हैं इसमें, राइट। लॉन्ग टर्म बैच स्टूडेंट्स आइडियली वर्किंग प्रोफेशनल्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। सो अगेन जो हमारा P2I बैच है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13th अप्रैल, इससे पहले एडमिशन ले लेना, एंड 20th अप्रैल से लॉन्ग टर्म बैच स्टार्ट हो रहा है। नाउ लेट अस मूव ऑन एंड discuss what are the other mistakes committed by UPSC aspirants इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन। दूसरी गलती ये जो करते हैं वो क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर के हर एक शब्द को इंपॉर्टेंट समझते हुए हर आर्टिकल को रटने की कोशिश करते हैं और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस नहीं दिया जाता। देखो, न्यूज़पेपर हमेशा याद रखना कि इसकी ऑडियंस बहुत डाइवर्स है, ठीक है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ साथ हो सकता है कि कोई हाउसवाइफ है, वो भी इस अखबार को पढ़ रही है, राइट। मेरी दादी माँ, राइट, हो सकता है वो भी इस अखबार को पढ़ रहे हो, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट कोई बैंकर है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिटिशियंस हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है देश और दुनिया में, तो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स काफ़ी डाइवर्स आते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए, दैट दे नीड टू अलाइन वॉट एवर दे आर रीडिंग विद 2 things, that is syllabus and previous year questions। ये आता है एक्सपीरियंस से, और ये रिपीटेडली जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तब इसकी क्लैरिटी मिलती रहेगी। जो बच्चे मेरे साथ डेली बेसिस पे इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज के साथ जुड़ रखे हैं, तो उनको ये क्लैरिटी और ये कैपेबिलिटी कि वो अखबार में से कैसे कुछ चीजें निकालें, कैसे उसको समझें, कैसे सवाल उसकी प्रैक्टिस करें, उनको काफी इससे क्लैरिटी मिलती है। आप भी इसको जरूर फॉलो कर सकते हैं। ये डेली सुबह 10:15 बजे स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल के ऊपर आती है, राइट। इसी के साथ साथ क्या है, आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी छंटनी करनी जरूरी है, और आर्टिकल से ज्यादा इशू जरूरी है, ठीक है। हर आर्टिकल में एक मुद्दे के बारे में बताया जाता है, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट कि एक आर्टिकल है जिसको पढ़ लिया तो काम हो गया। आर्टिकल के
मुद्दे के ऊपर फोकस किया जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बात की तो जितनी बातें आर्टिकल में लिखी गई हैं उसके आगे पीछे भी हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रापोलेशन करनी पड़ती है, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट। ये चीजें बच्चे मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो करंट अफेयर्स उनको लगता तो है कि वो पढ़ रहे हैं लेकिन प्रॉपरली नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज में थर्ड आई एंगल भी मैं करवाता हूं, तो जिन लोगों को इसके बारे में पता है तो वो जान सकते हैं कि यस वी गो मच बियॉन्ड न्यूज़पेपर, और एक ही आर्टिकल को कवर करते हुए हम 6 और चीजों को कवर कर लेते हैं। ये सेम अप्रोच स्टडी आईक्यू के P2I बैच में करंट अफेयर प्रोग्राम में भी फॉलो की जाती है, जहां पर एक न्यूज़पेपर में आए किसी एक मुद्दे को देखते हुए हम कई और चीजों को कवर कर देते हैं, विच गिव्स यू वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर योर करंट अफेयर्स, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट न्यूज़पेपर के साथ साथ एक मंथली मैगजीन, ठीक है, या फिर आप मंथली कंपाइलेशन जो है इसको भी पढ़ सकते हैं, राइट। बहुत सारी मंथली कंपाइलेशंस मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। स्टडी आईक्यू की कंपाइलेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ टू आर P2I बैच स्टूडेंट्स, और इस पीडीएफ की मदद से एक महीने के सभी करंट अफेयर्स के ऊपर उनकी बहुत सॉलिड ग्रिप बन जाती है। इट इज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें योजना कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन की भी समरीज आपको मिल जाएंगी, मुद्दों की चर्चा मिल जाएगी, कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज मिल जाएंगे, और मेंस के फॉर्डर मटेरियल भी मिल जाएगा जिससे आपके मेंस आंसर इंप्रूव हो जाते हैं, ठीक है। तो डू नॉट रिमेन कन्फाइंड टू आर्टिकल, आर्टिकल टू आर्टिकल क्रैमिंग ना करो, मुद्दों को समझो। अटल मूवी देखी है ना, अटल मूवी में क्या कहा था कि अगर आप मुद्दे को समझते हो तो शब्द अपने आप निकलते हैं, कहां पर, मेंस एग्जाम में। हैविंग सेड दैट, अगली गलती पर चलते हैं। देखो नोट्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों में, ठीक है। तो नोट्स या तो गलत बनते हैं, या तो बनाएंगे ही नहीं, या फिर बनाएंगे तो गलत बनाएंगे, या फिर अगर सही भी बना दिए तो उनको रिवाइज नहीं करेंगे। तो नोट्स बनाएं कि ना बनाएं, कैसे बनाएं, क्यों बनाएं, इसका देखो सीधा सीधा जवाब मैं देता हूं। सबसे पहले जब भी आपने देखना है कि हाउ टू मेक नोट्स, आप किसी भी चीज का अगर हाउ जानना चाहते हो तो पहले उसके वाई को देखो, ठीक है। वाई यू हैव टू मेक नोट्स, क्या यूपीएससी की नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 25 नंबर मिलेंगे नोट्स बनाने वाले को? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो नोट्स हम इसलिए बनाते हैं कि हम अपनी मुश्किल चीज को सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। अपने एक कन्फेशन करता हूं, जब मेरे कॉलेज के एग्जाम्स होते थे ना, इंजीनियरिंग बड़ी रो पीट के निकाली है, थोड़ी सी डिफिकल्ट भी लगती थी, बट माई सीजी इज रियली गुड एंड आई गॉट प्लेस्ड एज वेल, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जब एग्जाम होते थे तो एग्जाम में मैं चिट्स बनाता था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप सब भी बनाया कीजिए, मैं चिट्स बनाता था, लेकिन भगवान की कृपा से आज तक कभी इन चिट्स की जरूरत नहीं पड़ी। होता ये था कि जब कोई कॉम्प्लेक्स सी चीज है, थेवेनिन थ्योरम, ठीक है, इस तरह की चीजें जो आती थी, थेवेनिन थ्योरम एंड बहुत से और प्रिंसिपल्स, पॉन्टरजेन प्रिंसिपल, पता नहीं क्या क्या था, राइट। तो उसको समझने के लिए मैं उसको करता था ब्रेकडाउन और उसकी छोटी छोटी चिट्स बनाता था। जब मैं ये काम करता था तो मेरे ब्रेन में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था, क्योंकि उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया और वो मेरे ब्रेन में छप गया, ठीक है, ब्रेन में जाकर बैठ गया, डीप सीटेड हो गया। तो इस वजह से क्या है कि चिट्स बनी तो हैं पर ये मेरे दिमाग में बैठ गई चीज, तो एग्जाम में मैंने बिना चिट्स को देखे अपना काम कर लिया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो नोट्स सिंप्लीफाई करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स मुद्दे को, तो इसलिए जहां पर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है वहां नोट्स बनाइए। दूसरी चीज की याद रखना, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द डे ऑफ एग्जाम, यू आर प्रिपेयरिंग 1 डे बिफोर द एग्जाम। तो उस केस में एक दिन पहले यू शुड ऑलवेज हैव समथिंग टू लुक अप टू, ठीक है। तो उस सिनारियो में अगर आपके पास आपके कुछ कंपाइल्ड नोट्स हैं तो वो आपकी काफी मदद कर देते हैं, ठीक है। तो उस केस में प्रिसिशन, अगर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है, रादर देन रीडिंग द एंटायर बुक, आपके पास प्रिसाइज इंफॉर्मेशन में नोट्स पड़े हैं तो उससे काफी अच्छी रिवीजन हो सकती है। प्लस कई जगहों पर नोट्स जो हैं रेडी रेफरेंस मटेरियल के लिए भी काम आ जाते हैं फॉर योर मेंस आंसर, ठीक है। आप अच्छे नोट्स बनाते हो तो उसमें जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड फॉर योर मेंस आंसर, उसको बस थोड़ा सा एलैबोरेट करना पड़ता है। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ द नोट्स फ्रॉम माय क्लासेस फ्रॉम P2I बैच, ठीक है। इसमें इन वन ऑफ द बैच वी कवर्ड एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें महाजनपद के जैसे ये नोट्स बने हुए हैं, राइट। तो इसमें कई बार ओवर ब्यूटिफिकेशन करने के चक्कर में 6-6 7-7 पेन भी कई बार यूज कर दिए जाते हैं। 2 पेन बहुत होते हैं यार। हैंड राइटिंग, यस यू कैन सुंदर हैंड राइटिंग में लिख सकते हो, थोड़ा नीट बना सकते हो, ठीक है, बट हर चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप प्रिसाइज और ब्रीफ में पॉइंट्स बनाइए, और क्या होता है कि एक बार आपने लेक्चर सुन लिया, राइट, नोट्स आपको सिर्फ जैसे P2I बैच में ना फैकल्टी को सुनने पर ध्यान अगर कोई बच्चा दे रहा है तो उसके बाद नोट्स तो हम ही दे देते हैं, तो घर जाके जब ये नोट्स देखता है उसको सारी चीजें इमीडिएटली रिकॉल हो जाती हैं आराम से, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू मेक नोट्स, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, राइट। अगली गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं कि या तो नोट्स बनाते रहेंगे या चीजें पढ़ते रहेंगे, ठीक है, कोई रिवीजन नहीं करनी जी, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, तो यहां से काम कैसे चलेगा। यूपीएससी में कोई नहीं पूछने वाला कि आपने नोट्स बनाए थे कि नहीं बनाए थे, आप द हिंदू पढ़ते थे कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते थे, आप 10 घंटे पढ़ते थे कि 16 घंटे पढ़ते थे, ठीक है। आपको जज किया जाएगा आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग कैपेबिलिटी पे इन द प्रीलिम्स एंड आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी पे इन द मेंस, राइट। तो ये तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक इनको
प्रैक्टिस नहीं करोगे। बहुत से बच्चे प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? क्योंकि हमेशा वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा और पढ़ लूं फिर दूंगा, थोड़ा सा और पढ़ लूं फिर पेपर दूंगा, और इस सब में होता क्या है कि वो थोड़ा सा और कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसमें अपना एक रिवीजन का प्लान रखिए, रिवीजन का शेड्यूल रखिए। P2I बैचेस में हमारे मेंटोर्स आपको प्रॉपर ये हेल्प करते हैं शेड्यूल बनाने में। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे केस में एक बच्चा था और मैं अपने टाइम पर भी प्रिपरेशन इसी प्रकार से करता था। ठीक है, दैट रियली हेल्प मी इन 2022 यूपीएससी मेंस। ठीक है, द मोस्ट रीसेंट वन दैट आई गेव रिसेंटली। ठीक है, तो इसमें ऐसा था कि एक डायरी ली मैंने, डायरी के ऐसे 2 पेजेस होते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट पेज, ये राइट पेज, ब्लैंक डायरी मैंने ली। लेफ्ट साइड पर मैं क्या लिखता था, जो मेरा बेसिकली जीएस का पोर्शन है उसमें मैंने क्या क्या कवर करना है। तो पहला सेक्शन होता था स्टैटिक का। लेट से मैंने स्टैटिक का डिसाइड किया कि आज मैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ूंगा। ठीक है, हिस्ट्री से एंड पॉलिटी से आई विल रिवाइज फंडामेंटल राइट्स, जो मैं पहले से कर चुका हूं। ठीक है, नाउ फंडामेंटल राइट्स मैंने ये बनाकर रखना है कि इसको 3 दिन में मैंने कंप्लीट करना है। सो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 ये आज के दिन होगा। दूसरी साइड में लिखता था कि ऑप्शनल में मैंने क्या करना है। ऑप्शनल में मैंने कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़नी है ऑफ डायलेक्टिक मटीरियलिज्म, और डुर्खिम रिवाइज करना है जो मैं पहले कर चुका था। ठीक है, डुर्खिम की थ्योरी ऑफ रिलीजन, लेट्स से थ्योरी ऑफ रिलीजन को मैं रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, ये 1 दिन का मेरा ऐसा प्लान है। ऐसे करते करते मैं 21 दिनों का प्लान बनाता था और हर 7वां दिन मेरी डायरी का ब्लैंक होता था। इस ब्लैंक डे पे मैं क्या करता था, ठीक है, जो ब्लैंक है इसमें मैं क्या करता था, दैट यहां पर होता था बैकलॉग कंप्लीट करने का एक मौका। और अगर मेरा बैकलॉग नहीं है तो कुछ एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करता था, या फिर आंसर राइटिंग की थोड़ी रिगरस प्रैक्टिस के। यूजुअली डेली बेसिस पे 1 लिख रहा हूं अगर आंसर, तो यहां पर मैं जो 7वां दिन है इसमें मैं 3 या 4 आंसर लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस यहां पर कर रहा हूं। राइट, 21वां दिन आने वाला है तो मैं 18th डे पर एक बार रिविजिट करता था कि मैंने क्या क्या जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए। अगर जितने कंप्लीट हो गए अच्छी बात है, 21st डे अगेन ब्लैंक रहेगा, और 22nd डे ऑनवर्ड्स फिर अगले 21 दिनों का ऐसे प्लान रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे मेरी हैबिट ये जब बनी तो और ज्यादा स्ट्रेंथन कर लिया मैंने खुद को। एंड इसमें 6 महीने का प्लान आई वॉज एबल टू मेक एंड एग्जीक्यूट एज वेल। ठीक है, और फिर 1 साल का भी बन जाता है, और उसमें प्रॉपरली शेड्यूल्स में शेड्यूल्ड रिविजन्स रहती हैं, शेड्यूल्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, मेंस की प्रैक्टिस, ये सब चीजें रहती हैं। एंड इस सब में इन आर P2I बैच आर मेंटोर्स रियली हेल्प। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, उनके सिचुएशन, उनके सर्कमस्टांसेस यूनिक हैं, तो दे नीड गाइडेंस। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बता रहा हूं वो आप पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, दिस वॉज वॉट हेल्प्ड मी। ठीक है, वॉट विल हेल्प यू, इट विल डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टांसेस। राइट, तो कोई ना कोई मेंटोर अच्छा होना यहाँ पर जरूरी है। बट हाँ, रिवीजन और प्रैक्टिस को ना तवज्जो देना, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं यूपीएससी के कैंडिडेट्स। इसी के साथ साथ कैंडिडेट्स ये नहीं समझते कि ये एक्चुअली यूपीएससी का जो पेपर है ना, दिस इज नॉट वन एग्जाम, इट इज नॉट एट ऑल वन सिंगल एग्जाम। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 स्टेजेस of the exam and 4 stages of your preparation। 3 stages कौन सी हैं? प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की। ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अब इसमें क्या होता है कि बिफोर प्रीलिम्स आपकी प्री की कंसोलिडेशन स्टेज आती है, और प्री की कंसोलिडेशन स्टेज से भी पहले आपकी फाउंडेशन स्टेज आती है, जहां पर एक बार आप सारे सिलेबस को रिवाइज करके बेसिकली सारा ओवरव्यू लेते हो पूरे के पूरे सिलेबस का, सारा सिलेबस कंप्लीट करते हो। लेकिन ये काफी नहीं है, उस सारी चीजों को कंप्लीट करते हुए आपकी अप्रोच यूजुअली इंटीग्रेटेड रहती है कि आप कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, कुछ मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद प्री के 4-5 महीने पहले आप दोबारा सिलेबस पढ़ोगे। ये सेकंड रीडिंग होगी आपकी, और इसमें आप कंसोलिडेशन करोगे। यहां पढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है कि किन चीजों के ऊपर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कौन सा कंपोनेंट मेरा वीक है, कौन सा कंपोनेंट मेरा स्ट्रांग है, तो चलो इसकी मैं प्रैक्टिस और करके इसको स्ट्रांग बनाए रखूं, और जो वीक है उसको भी स्ट्रांग मुझे बनाना है। ठीक है, तो प्रीलिम्स की कंसोलिडेशन यहां पर चलती रहती है। राइट, प्री के बाद आपकी मेंस की एंटायरली डिफरेंट अप्रोच है। अब बहुत से बच्चे प्री के बाद ना मेंस के उसी के हैंगओवर में रहते हैं। मेंस में एक आंसर का पहला शब्द नहीं लिखा जाता इनसे। ठीक है, ये दिक्कत आती है। राइट, प्री के एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, और टॉपर्स में भी देखोगे कि प्रीलिम्स का टॉपर विल नेवर बी मेंस टॉपर। मेंस के टॉपर प्रीलिम्स को कुछ मार्जिन से ही क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, तो मेंस में आपकी एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है, और एनालिटिकल स्किल्स में भी क्या होता है, ये नहीं कि हर चीज पता हो, पूरी डेप्थ पता हो, नहीं, आपको ब्रॉड ओवरव्यू, ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, प्लस लिमिटेड इंफॉर्मेशन, या जो होती है ना कुछ चीजें जो हर जगह डाटा की तरह यूज हो जाती है, उसकी इंफॉर्मेशन अगर है तो अच्छे मेंस आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, GS1 के ऊपर पहले फोकस करो, क्योंकि ये स्टैटिक है एंड मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है यूपीएससी का। ऐसे काफी स्कोरिंग रहता है। राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये काफी अच्छा बेसिकली अप्रोच रहती है। राइट, तो मेंस में
अलग अप्रोच होती है और इंटरव्यू की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी पे काम किया जाता है। तो एस्पिरेंट्स कई बार इस चीज़ को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से दे जस्ट mess up their entire preparation, and what happens is that they enter into a loop of repeated failures। इस चीज़ की गलती मत करना। एंड मेंस में एक और चीज़ जो मैंने गलती की, इसमें क्या होता है कि हमें अगर प्री में झटके लगते हैं तो मेंस एक्सक्लूसिव कंपोनेंट्स को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने ऑप्शनल को निगलेक्ट कहीं ना कहीं किया, दैट कॉस्टेड मी वेरी डियरली। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग रियली गुड स्कोर इन जनरल स्टडीज, ठीक है, GS1 में आई स्कोर्ड 105, राइट, उसके बावजूद भी आई सफर्ड, मुझे सफर करना पड़ा, बिकॉज माई ऑप्शनल दैट वॉज सोशियोलॉजी, उसका मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं गया। इट वॉज अ वेरी प्रिसाइज ऑप्शनल सब्जेक्ट, बहुत इजी होता है, लेकिन क्योंकि मैं सिंसियर नहीं था, क्योंकि ये प्री में नहीं आता था, तो मेरे को था कि भाई जीएस ये प्री निकालो, ठीक है, तो उस वजह से ये काफ़ी बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शनल को पूरा इंपॉर्टेंस देना है, आपको एथिक्स में भी पूरा इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, आपका ऑप्शनल एथिक्स और जो एसे है ये काफ़ी स्कोरिंग रहता है अलॉन्ग विद GS1। ठीक है, GS2 GS3 में यूपीएससी कंजूस रहता है, तो वहाँ पर 95 97 टॉपर्स के भी ऐसे मार्क्स आते हैं। बड़ा विरले होता है कि 100 से ऊपर किसी के चले गए, बट 95 97 इज अ डिसेंट स्कोर इन GS2 GS3 ऑप्शनल, एथिक्स और एसे। ठीक है, ऑप्शनल में यू शुड बी एबल टू स्कोर 300 के करीब, एथिक्स में अगेन यू शुड बी एबल टू स्कोर 120 के करीब, एंड एसे में आई स्कोर्ड अराउंड इट वाज 142। ठीक है, तो इट वाज अगेन अ गुड स्कोर। ठीक है, इट वाज अ गुड स्कोर, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, और ये गलतियों से आप थोड़ा सा बच के रहें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले ये भी बताऊंगा कि एक और गलती जो बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट्स करते हैं, वो क्या करते हैं कि पूरी जिंदगी, मेरी जिंदगी का मकसद यूपीएससी है, इसको बना लिया। ठीक है, यहां पर ना एक मैं और आपको हिदायत दूंगा कि देखो यार, लॉ ऑफ एवरेज होता है। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब है कि जैसे अगर मैं बुलजाई खेल रहा हूं, ठीक है, डार्ट बोर्ड से डार्ट पे गेम खेल रहा हूं, तो सेंटर में मैंने निशाना लगाना है। ठीक है, अब मैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, जितना ज्यादा निशाने फेंकता रहूंगा, तो चांसेस है ना कि मेरा कुछ तो लगेगा। तो इस वजह से क्या है कि अगर यूपीएससी में आपने 1 या 2 अटेम्प्ट्स दे दिए, ठीक है, तो और यूपीएससी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने अटेम्प्ट्स को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दो, जिसका मतलब है कि यूपीएससी के साथ साथ कुछ सिमिलर एग्जाम्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दो, और यहां पर स्टेट पीसीएस, ठीक है, एंड एग्जाम्स लाइक आरबीआई ग्रेड बी। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी की बेस्ट कोचिंग स्टडी आईक्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, कुछ और कोचिंग सेंटर्स हैं, एक सर हैं, अनुज करके नाम है उनका, ही इज ऑल्सो गुड, एंड स्टडी आईक्यू हमारा कोर्स भी काफी अच्छा है। ठीक है, तो इसमें हमने लाइव कोर्स स्टार्ट किया है आरबीआई का, जहां पर सीएस लाइव कोड लगा के 6000 रुपीज में आप पूरे के पूरे उस प्रोग्राम में एनरोल होकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। वी आर नॉट लाइक ऐसे इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट प्राइस लेकर कुछ खास करवाते नहीं है। ठीक है, ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, हु कॉल्ड देमसेल्व्स पायनियर्स ऑफ आरबीआई, खुद कभी आरबीआई का पेपर दिया नहीं है। हमारे यहाँ पर जो फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाते हैं, जिस एग्जाम की वो तैयारी करवाते हैं, उन्होंने खुद भी वो एग्जाम दे रखा है। ठीक है, अनलाइक सम इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर आरबीआई का पेपर भी कभी नहीं दिया, बट स्टिल दे क्लेम कि भाई वी आर पायनियर्स और हमसे पढ़ो। ठीक है, और ठीक है, वो उनकी बातें हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अपनी बात करेंगे। एंड सेकेंडली, स्टेट पीसीएस में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे जो मेंटोर्स हैं ना स्टडी आईक्यू की, वन ऑफ द मेंटोर दैट इज स्मृति राणा मैम। ठीक है, स्मृति राणा मैम, शी रिसेंटली गॉट सिलेक्टेड इन यूपी पीसीएस। ठीक है, और उनको डीएसपी रैंक मिल रहा है। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ आवर मेंटोर्स, एंड हम सिर्फ बोलते नहीं है कि हम पाइनियर्स हैं, हम एक्चुअली करके भी दिखाते हैं। ठीक है, सो स्मृति राणा मैम, उनको हम कॉन्ग्रेचुलेट भी कर चुके हैं, फिर से कर देते हैं इसी बहाने। एंड अगेन, मैम की एक्सपीरियंस से यही हमें पता लगता है दैट अगर हम अपने अटेम्प्ट्स को थोड़ा डाइवर्सिफाई रखेंगे, यूपीएससी के साथ कुछ दूसरे एग्जाम्स विच हैव एन ओवरलैप विद द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, उसको ट्राई करेंगे तो सक्सेस वहां पर भी मिल सकता है। तो यूपी को बिलोंग करने वाले लोगों को, और कुछ एमपी के एरियाज में भी कई बच्चे हैं जिनको यूपी का इंटरेस्ट रहते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो अलॉन्ग विद यूपीएससी डू गो फॉर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी एग्जाम, राइट। डिस्काउंट के लिए आप सीएस लाइव कोड यूज कर सकते हो ऑन एनी कोर्स ऑफ स्टडी आईक्यू, एंड इन केस आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो देयर आर 2 मेथड्स। टेलीग्राम पर यू हैव टू फाइंड CSLIVE, ठीक है, CS लाइव ग्रुप आप सर्च कीजिएगा तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं HELLCHANDAN, ठीक है, HELLO, हेल्लू हेल्लू चंदन, CHANDAN। सो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, इन गलतियों के बारे में आपने जाना, और ऐसी गलतियां आप खुद करने से बचेंगे।
भगवान से मेरी पूरी प्रार्थना रहेगी कि जितने एफर्ट्स आप अपने सक्सेस के लिए लगा रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगा रहे हैं, पूरा यूनिवर्स आपका साथ दे और ईश्वर की भी शक्ति आपके एफर्ट्स में जुड़कर आपके सक्सेस को आप तक जल्दी पहुंचाए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।